प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। और इसमें श्वसन किसके द्वारा होगा? ATS में। ये हो गया क्या? ये हो गया प्रोकैरियोट्स, ये हो गया यूकैरियोट्स। इसमें किसमें ये इसका सेलुलोज का कोशिका भित्ति किसकी होगी? सेलुलोज की मिलके बनी होती है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तीसरा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। चौथा हो जाएगा राइबोसोम 80S का पाया जाता है। पांचवा हो जाएगा गाल्जी बॉडी पाया जाता है। छठवां हो जाएगा केंद्रक पाया जाएगा। सातवां हो जाएगा केंद्रिका। इस केंद्रक के अंदर छोटी छोटी एक छोटी सी बाउंड्री लाइन ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, अंदर से छोटा छोटा, मतलब उसी के अंदर बहुत सघन छोटा पाया जाता है, इसको कहते हैं केंद्रिका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि केंद्रिका किस में पाई जाती है? केंद्रिका यूकैरियोट्स में पाई जाती है। डीएनए बाबू डबल्स होता है, डीएनए द्विसूत्री, ठीक है। श्वसन इसमें प्लाज्मा, इसमें लिंग का निर्धारण होता है। यूकैरियोट्स में लिंग निर्धारित होता है। और 10वां में होगा बाबू प्लाज्मा झिल्ली। उसमें प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा श्वसन हो रहा था, लेकिन अपना कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्रेब्स साइकिल चलता है, जहां पे क्या सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है। अब इसको समझते हैं। ये आप समझ गए क्या? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अभी आपने अंतर देखा है। अब इसको थोड़ा सा बड़े तौर पे देखते हैं, ठीक है। बड़े तौर पे देखने के लिए इसको कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली जो होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं उसको। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक, अंदर वाला हो गया ये केंद्रक। और केंद्रक के अंदर पाई जा रही है केंद्रिका। इसके ऊपर झिल्ली होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। केंद्रक झिल्ली इसको हिंदी में कहते हैं। यूकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली और केंद्रक नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर प्रदब्बीय जलिका प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस पे राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम पाया जाता है किसमें? दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में 70S का होता है और यूकैरियोट्स में 80S का होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे बना लो छोटा सा जीबी। क्लोरोप्लास्ट भी बना लो भैया। ऐसे थाइलाक्वाइड कुछ सिक्के के ढेर नुमा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो द्रव्य भरा होता है इसको कहते हैं बाबू कोशिका द्रव्य, ठीक है। आपको मैंने भी बताया था, ये अंदर वाला द्रव्य हो गया कोशिका द्रव्य। जैसे किसी गुब्बारे के अंदर बहुत सारा पानी भरा हो तो वो क्या होगा? गुब्बारे वाला पानी क्या होगा? कोशिका द्रव्य। और ये केंद्रक उसी के एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर भी एक छोटा सा गुब्बारा डाल दीजिए, उसके अंदर जो पानी भरा हो वो क्या होगा? केंद्रक द्रव्य। ये हो जाएगा केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। ये अपना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हल्का फुल्का आपने डिफरेंस देखा। ये 10 डिफरेंस है जो आपने साफ तौर पे देख लिया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्तियां हरी होती हैं अपनी, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछा जाएगा कि डिफरेंस क्या क्या है, तो प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम 70s का पाया जाता है, गाल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, केंद्रक केंद्रिका डीएनए एकल सूत्री, लिंग नहीं पाया, श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ठीक है, ये हो गया अपना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं जैसे बात होती है कोशिका की। कोशिका या इंग्लिश में इसी को कहते हैं सेल। ठीक है, सेल के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। इनकी खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही देखा था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर पूछे जीवित कोशिका किसने देखा था, जीवित कोशिका, तो ये हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी, ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तो अपने दिमाग का हो जाएगा न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन। ठीक है, अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में ऐसी सेल पाई जाती हैं, कुछ ऐसी, जिसके अंदर ऐसे नेटवर्क पाया जाता है, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, न्यूरॉन, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, नोड ऑफ रेनवियर, ऐसा न्यूरॉन सेल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे लंबी कौन सी? न्यूरॉन। सबसे छोटी जो होगी वो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटी जो होगी वो होगी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत, ठीक है, सेल थियरी किसने दिया? दो वैज्ञानिक थे 1839, जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडेन बाबू बॉटनी थे, स्वान बोले तो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, पूछा जाता है, कहीं कहीं पूछा गया है। ठीक है, कहीं कहीं स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया सेल थियरी। उसके बाद में सेल थियरी 1839 में किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे पहले किसने देखा सेल को? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, दूसरे नंबर पे आएगा कोशिका भित्ति। हो गया कोशिका भित्ति। तीसरे नंबर पे आएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। चौथे पे कर लीजिए गाल्जी बॉडी, जिब्बी, गाल्जी बॉडी। शॉर्ट फॉर्म में जीबी को गाल ब्लैडर मत समझ लीजिएगा, यहाँ गाल ब्लैडर नहीं है, यहाँ पे गाल्जी बॉडी, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, छठवें नंबर पे हो जाएगा रिक्तिका। छठे पे लिख लीजिए तारककाय या सेंट्रोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तारककाय
इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है, 6 हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लीजिए 7वें नंबर पे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसको हिंदी में अंतःप्रदबीय जलिका कहते हैं। 10 लिखेंगे, 10 पॉइंट, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 8वें पे हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है। केंद्रक, ये हो जाएगा केंद्रक, ये हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। 11वें नंबर पे हो जाएगा लाइसोसोम, हो गया। इसके बाद में इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में जान लेते हैं। दोहरी सेलुलोज और ऐसी होती है, दोहरी होती है, डबल। दूसरी बात इसके बारे में, सेलुलोज का मिलके बना होता है। और तीसरी बात कि ये सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा, बाउंड्री लिमिटेशन बनाता है, ठीक है। सेल का सुरक्षा करता है, लिमिटेशन भी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन होता है। और इसके अंदर किसके श्वसन के अंदर क्या, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। 38 ATP से 38 ATP से क्या, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। 38 ATP से क्या, ग्लूकोज बोले तो क्या, C6H12O6। अब ग्लूकोज से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ये हो जाएगा C6H12O6। दो मॉलिक्यूल इसी का मिलाया जाएगा, 622 612 H22 को 11 तो चीनी बनेगा। गाल्जीबाडी, जिब्बी खोज करता कैमिलो गाल्जी। ये क्या करता है, परिवहन। इसका मेन काम क्या है, परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, माल की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, माल की सप्लाई करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। रिक्तिका, रिक्तिका अलग अलग काम करती है। ये क्या करती है, कहीं कहीं जल संग्रह या भोजन का संग्रह, कहीं कहीं जल संग्रह, भोजन संग्रह या जल संग्रह, ठीक है। वाटर स्टोरेज का भी काम करती है कहीं कहीं, ठीक है। और 9वें में है सेंट्रोसोम। ये क्या करता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका विभाजन या कोशिका विनिर्माण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाबू दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको समझते हैं, ये हो गया इतना, आप समझते हैं थोड़ा सा, इसको लिख लीजिएगा। स्मूथ और रफ वाला जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो सिस्टम क्या है। देखिए, जैसे ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे राइबोसोम्स, मैंने आपको बताया था सरसों के दाने जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, वो पाया जाता है। अगर ये सरसों के दाने जैसा जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये सरसों के दाने वाला स्ट्रक्चर्स इस पे पाया जाएगा तो ये खुरदुरा हो जाएगा ना, रफ हो जाएगा इसकी स्मूथ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ROUGST, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग समझदार हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही इसके ऊपर ये राइबोसोम्स अगर ना पाया जाए तो ये भी चिकना ही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER हो जाएगा। तो जो
जो स्मूथ वाला होता है ये हकीकत में लिपिड का सिंथेसिस करता है। पूछा जाता है SER क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो SERLA सरला मैंने लिख दिया, यानी कि SERLA स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। और ये राइबोसोम्स हकीकत में प्रोटीन संश्लेषण ही करता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण बोले तो क्या, निर्माण करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, संश्लेषण का मतलब ही होता है निर्माण करना, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम्स के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात पूछा जाता है कौन सा ऑर्गेनेल है जो डायरेक्ट केंद्रक से जुड़ा हुआ है। ये अपना केंद्रक ही है ना, ये केंद्रक से कौन जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रथम जलिका, उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला, ये लिपिड का संश्लेषण करता है और ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सरला लिख लेना, सरला याद रहेगा। सरला से आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण ये भी करता है, कौन, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है हकीकत में, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। हकीकत में ये जो अपना सेल है ना, सपोज ये जो सेल बन रही है, ये सेल, इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होने वाली है, XYZ कुछ भी होना हो इस सेल के अंदर, इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर, कमांडिंग सेंटर कौन है, केंद्रक। केंद्रक ही हकीकत में सारे सेल के अंदर कमांडिंग सेंटर होता है। केंद्रक ही पूरे सेल को कमांड करता है। जैसे अपने पूरी बॉडी को कमांड करने का सिस्टम किसके पास है, अपने दिमाग के पास है, वैसे ही पूरे सेल को कमांड करने का कमांडिंग सेंटर कौन है, यानी कि संचालन करता, जो आदेश देता है, कौन देता है, केंद्रक देता है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, नियंत्रक हो जाएगा। नियंत्रक बोलो या फिर मालिक बोल दो एक तरीके से, ठीक है। बॉस यही है, जो कहेगा वही होना है पूरे सेल के अंदर। लाइसोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया, ठीक है। लाइसोसोम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का अप्लाई करता है। जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने और ले आने वाला डीएनए ही होता है। डीएनए के ऊपर जीन होते हैं, जीन ही क्या करते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को कैरी करते हैं, ले जाते हैं। जैसे माँ से कुछ आंख वगैरह माँ से मिलती है, होठ वगैरह पिताजी से मिलते हैं, कहते हैं ये बच्चा इसको पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो डीएनए का ही सारा रोल होता है, ठीक है। बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स को बाबू सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, इसको अंदर किसी सेल के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। जब लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैला भी कहा जाता है, जब किसी सेल को लगता है कि इसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है काम का चीज, या इसको अब हटा देना चाहिए, तो वहां पे जाता है लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स फट जाता है वहां पे। जब लाइसोसोम फटता है तो जैसे एक कहते हैं ना कि
आत्मघाती बम, आदमी खुद को उड़ा लेता है, ठीक उसी तरीके से लाइसोसोम अपने आप को उड़ा लेता है, ठीक है। तो लाइसोसोम जब उड़ाता है तो बाकी की चीजें जो होती हैं उसको, उस सेल के अंदर जो काम की चीजें होती हैं उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं कौन कौन से, लाइपेज, प्रोटीएजेज एंड कार्बोहाइड्रेज, ठीक है। लाइपेजेज, प्रोटीओजेज एंड कार्बोहाइड्रेजेज। लाइपेज क्या करेगा, फैट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइसोसोम्स का काम होता है। लाइसोसोम्स आत्मघाती थैला कहा जाता है लाइसोसोम्स को, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम्स जो है वो, लाइसोसोम की जरूरत तब पड़ती है जब किसी सेल को उड़ाना हो, किसी सेल को ब्लास्ट करना हो, उसके अंदर का उड़ाने के बाद में जो उसका काम का चीज बचा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य का भौतिक आधार क्या है, डीएनए है। डीएनए और आरएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि कुछ मात्रा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं डीएनए और आरएनए के मुख्य कार्य, ठीक है। जैसे देखो इधर देख लो आप डीएनए, इधर लिख लो डीएनए, इधर लिख लो आरएनए। इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड।